दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। दोस्तों 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सर सैयद अहमद खान महान मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्य दृष्टा थे। इन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर प्रयास किया और सर सैयद अहमद खान ने लोगों को पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में तिनकठिया क्या थी? तो उत्तर है जहां किसान को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था, वो तिनकठिया थी। दोस्तों तिनकठिया कानून बिहार के चंपारण और नील की खेती से संबंधित है। चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत उन्हें अपने खेतों के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे ही तिनकठिया पद्धति कहा गया। 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के बाद इस प्रथा को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि, जनस्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा में से 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन क्या आया? तो उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन आया और इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार के लिए और पुनरुत्थान के लिए खर्च करने के लिए रखा गया और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इसमें आप देख सकते हैं 1854 ईस्वी में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है प्रकाशित हुआ था। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 यानी सैडलर कमीशन। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा पर जो महत्वपूर्ण विकास हुए हैं उसमें 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, 1882 में सैडलर 1882 में हंटर शिक्षा आयोग, उसके अलावा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में सर जेम्स मैकिन्टोशो, जो इसके संस्थापक थे, इन्होंने किया था और इसका उद्देश्य उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देना और विशेष रूप से जैसे कि अब भारत के साथ तुरंत जुड़ा हुआ है, तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी स्थापित किया गया और 1823 में मुंबई का साहित्यिक समाज इससे संबद्ध हो गया था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है सर जेम्स मैकिन्टोशो। याद रखिएगा, सर जेम्स मैकिन्टोशो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के संस्थापक थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साइमन कमीशन, कोठारी कमीशन, हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन में से भारत में शिक्षा के विकास से कौन सा आयोग संबंधित नहीं था? तो उत्तर है साइमन कमीशन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप जान लीजिए कि साइमन कमीशन जो है
वो भारत में शिक्षा के विकास से नहीं जुड़ा था। और आप देख लीजिए, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 से 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया। और कोठारी शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 1966 में शिक्षा के सभी पक्षों और प्रक्रमों के लिए नीतियों की रूपरेखा बनाने के लिए। और साइमन कमीशन आप जानते भी हैं कि इसका गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब की थी? तो उत्तर है 1780 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों कलकत्ता में सन 1780 में एक मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, डी के कर्वे ने विधवा गृह की स्थापना कब की थी? तो 1899 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। धुंधुपंत केशव कर्वे ने 1899 में विधवा गृह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद या अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो उत्तर है, आप जान लीजिए कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे के प्रयत्नों से हुई थी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो सर विलियम जोन्स। दोस्तों विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से मशहूर जो है, इनके नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडोलॉजी। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडोलॉजी सर विलियम जोन्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था, कैसे? तो जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से। याद रखिएगा दोस्तों, 1791 में वाराणसी के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की? तो उत्तर है 1791 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का रचित जो है प्रमुख ग्रंथ है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने। आप जान लीजिए दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1844, 1835, 1833 और 1813 में से भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम कब लागू हुआ था? तो उत्तर है 1835 में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि 1835 में भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया।
और 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किए गए। और उड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और इसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाए। और आप जान लीजिए कि इसी प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय के स्थापना की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है डब्ल्यू हंटर ने। दोस्तों 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन में विशेष बल दिया गया तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो उत्तर है कलकत्ता में 1817 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद और मद्रास में से वह विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1857 में नहीं की गई? तो उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1854 के चार्ल्स के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। और आप जान लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई है और उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और 1902 में सर थॉमस रेलेघ की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। और देखिए, सामंत वर्ग, शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिल्पी में से भारत का वह वर्ग जिसने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया, तो ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का घोर आलोचक कौन था? तो ये थे जमालुद्दीन अफ़गानी। दोस्तों जमालुद्दीन अफ़गानी सर सैयद अहमद खान के विचार और अलीगढ़ आंदोलन के घोर आलोचक थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें देखिए, कथन है आवेस्ता पारसियों का पुनीत धार्मिक ग्रंथ है। कारण है कि मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों ये दोनों ही यानी कथन और कारण ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन है अवेस्ता ए जिंद पारसियों का जो है पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। और मैडम भीकाजी कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो ये थे मेरी कारपेंटर। इन्होंने राजा राम मोहन राय की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है एन.एम. जोशी, एम.जी. रानाडे, जी.एच. देशमुख और जी.के. गोखले में से महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था? तो अपनी अद्वितीय प्रतिभा और तार्किक क्षमता के कारण एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? तो ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? तो उत्तर है दोस्तों
10 वर्ष। और देखिए कितना जो है पहले बाल विवाह को ध्यान में रखते हुए ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था और इसने लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप जान लीजिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है शाह वली उल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, जमालुद्दीन अल अफ़गानी और विकार उल मुल्क मुस्लिम विद्वानों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था? तो उत्तर है दोस्तों विकारुल मुल्क। दोस्तों विकारुल उल मुल्क जो है ये रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था। अगला प्रश्न है मैसूर की कवित्री जिन्होंने, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैसूर की कवित्री जिसने अपनी किताब हदी बदेया धर्म यानी पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों के धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया, तो ये थी साची होनम्मा। दोस्तों साची होनम्मा मैसूर की कवित्री थी जिन्होंने अपनी किताब हदीब देया धर्म यानी पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों के धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें देखिए कथन है कि विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। कारण है कि सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं, सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व और एकरूपता की समझ से आती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए देखते हैं प्रमुख समाज सुधारक और उनकी संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मिलान से। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए शारदा सदन स्थापित किया। महर्षि डी के कर्वे ने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की। जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन की स्थापना की और वीरेश लिंगम पुंतुलु ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो उत्तर है लाहौर में। दोस्तों राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में पहला गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में सत्य कथन क्या है? आप देखिए सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे का कथन है कि सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। अगला प्रश्न है आर्य समाज का आदर्श क्या नहीं था? तो उत्तर है शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। ये आर्य समाज का आदर्श नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध किससे था? तो उत्तर है राजस्थान से। और दोस्तों ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, वेदों के निर्भ्रांति का विचार, मूर्ति पूजा का विरोध, युक्ति नैतिकता में से क्या नहीं अपनाया था? तो उत्तर है वेदों के निर्भ्रांति का विचार ये ब्रह्म समाज ने नहीं अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए किया गया था? तो उत्तर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए किया गया था। आप जान लीजिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। एक महत्वपूर्ण कथन है कि पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है। ये टिप्पणी किसकी है? तो उत्तर है लॉर्ड मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले का कथन है कि पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है दिसंबर 1856 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 1856 में रावलपिंडी में महिलाओं के पहले विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट मुंबई में नियुक्त होने वाले भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? और आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर जाम्भेकर। और अगला प्रश्न है कि जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो वह कॉलेज जिसमें उसके प्राचार्य प्रिंसिपल D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था, तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। दोस्तों, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो वहाँ पर उसके प्रिंसिपल D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच में टकराव हुआ था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो रहा है भारत में या ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो शुरुआती प्रयास था वो था 1813 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के विकास और पुनरुत्थान के लिए रखा गया था। और भारत में अगर शिक्षा के विकास की बात करें तो इसमें 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, 1882 में हंटर शिक्षा आयोग, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 का सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और आप जान लीजिए कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास रहा है उसका क्रम सबसे पहले गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक और नेतृत्व करता थे। दोस्तों, 1854 में जो वुड डिस्पैच प्रकाशित हुआ था इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में एक हंटर कमीशन W.W. हंटर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और हंटर कमीशन ने दोस्तों प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर विशेष बल दिया था। और आप जान लीजिए, राजा राममोहन राय ने शैक्षिक प्रयास अपने जो है डच घड़ीसाज डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की और उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया था। और अगर देखा जाए तो दोस्तों 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दोस्तों महिला शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि D.K. कर्वे का प्रयत्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1899 में D.K. कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की और उन्होंने स्वयं ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने ब्रिटिश भारत में शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।